हेलो एवरीवन। आप जानते हैं हमारी रिवीजन सीरीज़ चल रही है टॉपिक वाइज, और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हमने नर्स इक्वेशन डिस्कस करी थी स्टार्टिंग में, उसके बाद नर्स इक्वेशन के बाद उसके रिलेटेड गिब्स एनर्जी कि नर्स इक्वेशन को यूज़ करके हम गिब्स एनर्जी तक पहुंच पाए हैं। पहुंचने के बाद फिर कैलकुलेशंस एंड ऑल, मतलब बेसिकली इन 2 टॉपिक से ज़्यादातर आपका ना कैलकुलेशंस ही आती हैं, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और गिब्स एनर्जी वगैरह निकालने के लिए। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हम उस पर बाद में आते हैं, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। इससे जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ज़्यादातर रीजनिंग बेस्ड या थ्योरेटिकल बेस्ड आते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड भी आते हैं, बट थ्योरेटिकल बेस्ड भी आते हैं। तो पहले आप इसको टॉपिक को अच्छे से समझ लो, ताकि ये जो थ्योरेटिकल बेस्ड पोर्शन है एटलीस्ट ये आपका कवर अप हो जाए सारा। और थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी होती है बच्चों को। तो अभी हम आज का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हम रिवीजन वाला ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे इलेक्ट्रो का। तो लास्ट जो टॉपिक बचा है इसमें वो आपका कॉलार्ज लॉ तक जाएगा। स्टार्टिंग के कहाँ से करेंगे? कंडक्टेंस से। तो कंडक्टेंस से स्टार्ट करके हम कॉलार्ज लॉ पे पहुँचते हैं, ठीक है। तो कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, और लास्ट में कहाँ पहुँचते हैं हम? कॉलार्ज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। तो कंडक्टेंस से स्टार्ट करते हैं। कंडक्टेंस से पहले आपने रेजिस्टेंस वर्ड तो बहुत बार सुना होगा। फिज़िक्स में भी हम बहुत यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस, केमिस्ट्री में भी रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, और पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं। 10th में भी हमने फिज़िक्स के चैप्टर में यूज़ किया था रेजिस्टर्स, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करी है। तो हम रेजिस्टेंस को देखते हैं और कंडक्टेंस को देखते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं जैसे। तो अभी हम वही देखते हैं, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में क्या है। एक है रेजिस्टेंस, एक है हमारा कंडक्टेंस, और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट, रेसिप्रोकल, ऑपोजिट है ये। इसको रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से, कंडक्टेंस को सी से। अब जैसे आप बोल लो कि आर से कर रहे हो तो कंडक्टेंस सी से नहीं, कंडक्टेंस जी से होता है, ठीक है। कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं जी से। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पहले आ चुका है, 10th क्लास में आया था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जहाँ तक मुझे याद है, जिसमें आपने देखा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A था। फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जैसे ही हटता है तो एक रो करके एक कांस्टेंट आता है, जैसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया, ये इसका सिंपल रेसिप्रोकल। कंडक्टेंस इज उल्टा 1/R, यानी जो भी फॉर्मूला है वो वहाँ जाके उल्टा हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा? 1/ρ, और L/A का क्या हो जाएगा? A/L, ये हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टिविटी इज़ व्हाट? कांस्टेंट आया है, और ये किसके उससे आया है? रेजिस्टेंस से। तो 1/ρ हो गया ये, तो 1/ρ भी एक कांस्टेंट ही बन गया, और ये कांस्टेंट बना है इसके केस में कप्पा हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस से आया रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस से आया कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी इज के। ये है हमारा। अब यहाँ पे हमने फिर ये लिख दिया G इक्वल्स टू कप्पा A/L। तो ये हमारे 2 फॉर्मूले हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और कंडक्टेंस का फॉर्मूला। मैं आपको इसलिए इसको इस तरीके से बता रही हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला अक्सर हर किसी को याद रहता है कि रेजिस्टेंस इज ρL/A। तो अगर आपको ये याद है तो यहाँ तक आप डायरेक्टली पहुँच सकते हो, और इसके बाद कंडक्टिविटी के फॉर्मूले पे आप डायरेक्टली पहुँच सकते हो। तो अगर मेरे को ये चाहिए कंडक्टिविटी, जैसे मैंने बताया कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और फिर कॉलार्ज लॉ पे पहुँचते हैं हम। तो कंडक्टेंस से हम पहुँचे हैं कंडक्टिविटी पे। अब कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला आएगा? अगर मेरे को ये निकालना है, सिंपल मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट्स, तो कंडक्टिविटी कापा विच इज इक्वल्स टू G/L/A, ये आ गया। अगर इसको मुझे रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिखना है तो ये आपका हो जाता है कापा G इज व्हाट? 1/R L/A। और अगर मुझे कापा को रो की टर्म्स में लिखना है तो कापा इज व्हाट? 1/ρ 1/R L/A। यानी कि ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है चीज़ें, ठीक है। तो कंडक्टिविटी पे हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर जो L/A है, L/A, L इज व्हाट? लेंथ, एंड एरिया इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
तो यहाँ पे ये इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, और हम इसको डिनोट कर देते हैं G स्टार से। तो इन शॉर्ट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया यहाँ से, G इंटू G स्टार। ये हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकल के आ गया यहाँ से, ठीक है। ये दो तरीके के हमारा ये एक तरीका का कंडक्टिविटी आ गया है, कंडक्टिविटी G इंटू G स्टार, वेयर G स्टार इज सेल कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर सेल के लिए सेल कांस्टेंट सेम रहता है, जहाँ पे L इज लेंथ ऑफ द सब्सटेंस कंडक्टर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, एंड एरिया इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर कोई वायर है, वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी जो जितना भी हमारा उसका डायमीटर वगैरह से आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना भी वो कवर अप कर रहा है वो, तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बेसिस पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ही बताया है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। अगर आपको ये याद है तो ये अपने आप डिराइव हो जाएगा, ठीक है। और बेसिक आइडिया आपको पता है रेजिस्टेंस का किसे कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या कहते हैं, किसी चीज़ को रेजिस्ट करना, रोकना, और ज़्यादातर हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, करंट वगैरह की बात करते हैं। तो जो भी चीज़ें रेजिस्ट कर रही हैं वो रेजिस्टेंस का है। तो उसको जहाँ पे भी चीज़ रेजिस्ट हो रही है, फ्लो किसी भी चीज़ के फ्लो को रोक रही है, वो रेजिस्टेंस है। और कंडक्टेंस उसका अपोजिट है। जितना अच्छा कंडक्टेंस होगा उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, उतना ही अच्छा कंडक्ट करेगा, और रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। और अपोजिट फॉर रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो कंडक्टर अच्छा नहीं है। तो मैंने आपको इसलिए बताया ये उल्टा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कंडक्टेंस के अंदर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस तो हो गया है, यहाँ से बेसिक आइडिया आपको मिल गया कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस का। अब इसके बाद एक्चुअली में होते कितने टाइप्स के, एक दो टाइप्स के होते हैं, आपको बस बेसिक आइडिया चाहिए उन दो टाइप्स का। इम्पॉर्टेंट आपके लिए इसके बाद का टॉपिक है जो रीजनिंग में आता है, ठीक है। फिलहाल अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी इधर फॉर्मूले को आपको याद रखना क्यों ज़रूरी होता है, ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप ये आइडिया लगा सको कि अगर कभी फॉर एग्जांपल किसी बोल दी कि लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस, तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, या एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, तो फॉर्मूले से ना आप ये सब चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं उससे आप रीजनिंग भी कर सकते हो, सिर्फ वो फॉर्मूला सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि किसी सब्सटेंस का मैंने एरिया बढ़ा दिया है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो कि एरिया बढ़ने का मतलब है ये टर्म छोटी हो जाना, ये बढ़ेगा तो ये पूरी टर्म छोटी हो जाएगी, दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में पूछा है या कि किसी क्वेश्चन में हमको कोई कंडीशन दे दी है कि इस कंडीशन में ये चीज़ है तो अब बताओ, तो ये डिपेंडेंस भी दिखाता है फॉर्मूला कि कोई चीज़ किस पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ से हमने ये देखा। अब हम देखते हैं कंडक्टिविटी को कि ये कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, मतलब अब हमारा रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, अब मेनली हमें फोकस करना है कंडक्टेंस के ऊपर, तो हम कंडक्टेंस देखते हैं सिर्फ। तो ये था हमारा कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस का यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं कंडक्टिविटी के ऊपर। तो देखिए अभी हमने कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी देखा। तो कंडक्टेंस भी दो तरीके की होती है यहाँ पे। पहली जो कंडक्टेंस है जिसके बारे में हमको सिर्फ बेसिक आइडिया होना चाहिए, वो है हमारी मेटल के हिसाब से जो कंडक्टेंस होती है, मेटालिक कंडक्टेंस, जो मेटालिक है। तो मेटालिक कंडक्टेंस, इसके बारे में हमको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती है मेटालिक कंडक्टेंस को। तो मेटालिक कंडक्टेंस को हम एक और चीज़ बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेटालिक कंडक्टेंस में बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मेटालिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेटल रिलेटेड होगी, मेटालिक कंडक्शन मेटल रिलेटेड है। और जो मेटल रिलेटेड कंडक्टेंस होती है इसमें मेन मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद हो तो हम मेटल्स की जब बात करते हैं तो उसमें लास्ट में क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाता है मेटल्स में। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बोलते हैं हम, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, जो लास्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। बैंड थ्योरी भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर याद हो तो बैंड थ्योरी भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो मेटालिक कंडक्टेंस में आता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से मेटालिक कंडक्टेंस, इसमें क्या आ रहा है हमारा मेटल्स, और यहीं से हमारी थोड़ा आप अगर देखो तो कंडक्टेंस के अलावा और क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है कंडक्टर्स,
दूसरा इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, 3 चीज़ें आई थी, ठीक है। तो इसका इतना कुछ खास ज़रूरत है नहीं इंसुलेटर्स वगैरह पढ़ने की। तो मेटालिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की जब भी बात आती है, बस याद रखो कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देखी जा रही है यहाँ पे जब भी हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेटल्स की बात कर रहे हैं, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है बस आपको कि टेम्परेचर का क्या रोल होता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मेटल की बात कर रहे हैं तो नेचर ऑफ मेटल पे तो डिपेंड करेगी कंडक्टेंस कि कौन कितना अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है ये कि अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं तो नेचर ऑफ मेटल तो ऑब्वियसली हमारा डिसाइड करेगा कंडक्टेंस को। उसके अलावा टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर का इस पर इन्वर्स इफेक्ट पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ये हमारा घटेगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको, मेजर एक फैक्टर टेम्परेचर का कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो मेटालिक कंडक्टेंस घटेगा। इसके पीछे बहुत वो है, कर्नल्स वगैरह मूव करने लगते हैं, ये सब होता है, ठीक है। और अगर आपको वो सब चीज़ें इतना हाई लेवल याद नहीं रहता तो उसको छोड़ दो, बस इतना याद रखो टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टेंस घटेगा। रीज़न कि बैंड स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि बैंड स्प्लिट हो जाएंगे अगर हम बैंड थ्योरी के हिसाब से करें तो। कंडक्टेंस में क्या होता है, बैंड्स ऐसे ओवरलैप होते हैं, ठीक है। तो बैंड जितना दूर जाएंगे उतना ज़्यादा कंडक्टेंस कम होगा। तो जब भी हम ये करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो फिर एक तरीके से हम ये कर रहे हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपका ये रोल पूछे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो घट क्यों रहा है। वैसे तो नहीं पूछते हैं, ठीक है। ये हाफ मार्क या फिर 1 नंबर में अगर गलती से आ गया तो आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। तो मेटालिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कंडक्टेंस घट रही है। इसके अलावा जो ज़रूरत है हमें पढ़ने की, जिसकी ज़्यादा वैल्यू, जिसका ज़्यादा रोल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इसमें, वो है आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो आपको मेटालिक कंडक्टेंस से इतना कोई वो है नहीं, आयनिक कंडक्टेंस लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेटालिक को हो गया मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक देखा था, दोनों टर्म्स में अंतर है, इलेक्ट्रोलिटिक, या फिर हम इसको ना एक और चीज़ बोलते हैं आयनिक। आयनिक याद रख लो, ज़्यादा आसान है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक याद नहीं भी रहता तो आयनिक याद रखो, ज़्यादा इजी है याद रखना। और इससे एक और फ़ायदा होता है आयनिक याद रखने से, आयन जब टर्म आ जाता है ना तो इससे हमको ये भी याद रहता है कि मूवमेंट ऑफ आयन्स, यहाँ आयन्स के मूवमेंट की बात हो रही है, यहाँ अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मेजर फैक्टर है वो आयन्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे आयन्स कितने मूवेबल हैं। तो यहाँ पर हमारा वो वाला जो मेटालिक वाला रोल था, टेम्परेचर बढ़ेगा और कंडक्टेंस घटेगा, यहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा और कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मूव कर रहा है, यहाँ पे आयंस मूव कर रहे हैं। आयंस जब मूव कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या किसी भी चीज़ में, आयंस जब मूव कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ हमको पता है कि जो मूवमेंट होती है आयंस वगैरह की वो बहुत ज़्यादा एब्रप्ट हो जाती है, फास्ट होने लगती है। तो जितना फास्ट मूव करेंगे उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। टेम्परेचर के साथ यहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ती है। ये एक मेजर डिफरेंस है इस मेटालिक के और इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस के बीच में, ठीक है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं हमारे इस कंडक्टेंस के कि इलेक्ट्रोलाइटिक और ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्योंकि आयंस की बात कर रहे हैं तो पहले तो यही हो गया कि आयंस पे डिपेंड करेगा। अब आयंस मूव कर रहा है, डैट मीन्स व्हाट, आयंस के साइज। तो जो भी फैक्टर है वो आप थोड़ा सा ब्रीफ कर लेना, कभी कभी रीजनिंग में आ जाता है। क्या होता है साइज़, कॉमन सेंस वाली बात है, साइज़ की क्या बात है, ठीक है। साइज़ आप खुद ही सोचो, अगर बड़ा है तब वो ज़्यादा मूव कर पाएगा या छोटा है तब वो ज़्यादा मूव कर पाएगा, ठीक है। तो बड़ा वाला नहीं मूव कर पाएगा, छोटा वाला ज़्यादा मूव कर पाएगा। डैट मीन्स जितना बड़ा साइज़ उतना कम मूवमेंट और उतना ही कम हमारी कंडक्टेंस, ठीक है। दूसरा, साइज़ के बाद और क्या, टेम्परेचर का फैक्टर मैंने बता ही दिया है। साइज़ हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब एक फैक्टर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या है, अब आयंस ना फ्री होने चाहिए मूव करने के लिए। कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है और आयंस फ्री नहीं है मूव करने के लिए तो डैट मीन्स व्हाट, कंसंट्रेशन है एक फैक्टर। तो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वो आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी कंडक्टेंस नहीं होगी। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ आयंस बहुत सारे हैं तो वो मूव करेगा,
कंसंट्रेशन इस पे डिपेंड नहीं करती, आयंस की मूवमेंट पे डिपेंड कर रही है। तो अगर हाई कंसंट्रेशन है और आयंस एक दूसरे से चिपके हुए हैं, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, डैट मीन्स कंडक्टेंस नहीं होगी। अगर वो फ्री है मूव करने के लिए तभी कंडक्टेंस होगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का वो रोल याद रखिएगा आप। और इसके बाद कंसंट्रेशन हो गया, साइज़ हो गया, तो इसके बाद कंसंट्रेशन हो गया, साइज़ हो गया, और क्योंकि हम मूवमेंट की बात करें तो थोड़ा विस्कोसिटी इसकी भी बात कर सकते हैं, कितना ज़्यादा लिक्विड विस्कस है। विस्कस जो होता है मतलब कितना थिक है, कितना फ्लो कर पा रहा है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा फ्लो कर पा रहा है डैट मीन्स ऑब्वियसली ज़्यादा कंडक्टेंस होगी, कम फ्लो करेगा कम कंडक्टेंस होगी, ठीक है। तो विस्कोसिटी जिसकी ज़्यादा होगी कंडक्टेंस उसकी उतनी कम होगी, ठीक है। तो अब साइज़ बढ़ने का ना एक और इम्पैक्ट है कि यहाँ पे ना सॉल्वेशन भी होता है। सॉल्वेशन में क्या होता है कि मतलब आयन तो छोटा होता है लेकिन बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन वो किसी सॉल्यूशन में जाके ना बड़ा हो जाता है, जिस वजह से वो मूवमेंट में दिक्कत देता है। तो उस वजह से हमारा कंडक्टेंस भी लो हो जाता है, ठीक है। तो एक ही हो गया फैक्टर्स। तो ये मेजर फैक्टर्स थे हमारे जो आयनिक कंडक्टेंस को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ कंडक्टेंस के बारे में था, अभी हमने और कुछ डिस्कस नहीं किया है, जस्ट कंडक्टेंस, ठीक है। और अब हमारा जो रह गया है वो है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में ऑब्वियसली बात है ज़्यादा अंतर नहीं है, इतना अंतर नहीं है, लेकिन एक फैक्टर है जो आपको समझना पड़ेगा कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का, कि हम इसको कंडक्टिविटी को ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप फॉर्मूले पे जाएं तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, ये होता है कापा और इसके बाद क्या था, A/L था, यही था शायद फॉर्मूला ना, हाँ ये था फॉर्मूला हमारा कंडक्टेंस का। तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं इस टर्म को यूनिटी कर दूँ, बिल्कुल इस टर्म को बिल्कुल यूनिटी कर दूँ यानी 1, अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो मेरे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तब हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करती हूँ तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में जो ये इसको यूनिटी कर दूँ तो मेरा कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया। तो यहाँ पर मेरा इसको मैंने बिल्कुल यूनिटी कर दिया, जबकि कंडक्टेंस जब मैं सिर्फ कंडक्टेंस की बात कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा यूनिटी हो, ठीक है। अगर मैं कापा की बात कर रही हूँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तब जाकर ये मेरा यूनिटी मैं इसको मानूंगी। इसका जो क्वेश्चन या फिर जो रोल होता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। आज की क्लास में आप सिर्फ इतना ही रीड कीजिए, छोटा सा टॉपिक है कंडक्टेंस के बारे में। ये थोड़ा सा आपको शायद ये भी लगे कि ये तो हम पढ़ चुके हैं या फिर थोड़ा पुराना टॉपिक है, बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक आइडिया होना ज़रूरी होता है। तो आप समझ लीजिए कि एक थोड़ी सी बेसिक सी क्लास है कि भाई कंडक्टेंस के बारे में जो चीज़ आपको पहले से बताती है बस मैं उसे एक बार रिवाइज़ करवा दिया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ हमारे मेन पॉइंट वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आयनिक कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। और जो क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा है पेपर में कि कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ इम्पैक्ट, कि डाइल्यूशन का इम्पैक्ट, नॉट कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन का इम्पैक्ट, वो देखते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये थोड़ी बेसिक सी क्लास थी कंडक्टेंस की, तो आप इतना ही एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में कंडक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।